तो डियर स्टूडेंट, हम लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियाँ पढ़ रहे थे, बीजगणितीय विधियाँ पढ़ रहे थे। इसमें हमने प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड और वज्र गुणन विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इतना हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो यहाँ पर लिखा है मैंने, दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण। इसका मतलब अब हमको जो समीकरण युग्म दिया होगा यानी कि जो दो समीकरण दिए होंगे वो समीकरण रैखिक नहीं होंगे। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? ऐसे समीकरण या ऐसा समीकरण युग्म जिसमें जो चर हैं, चाहे वो x और y हो, p और q हो, r और s हो, चर कोई भी हो सकता है, वो चरों की जो घात है, जो पावर है, वो कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब जब हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इसमें जो चरों की घात है वो चरों की घात 1 नहीं है। 1 नहीं है मतलब 1 के अलावा कुछ भी हो सकती है, -1 हो सकती है ना। तो इस तरीके के समीकरणों को कैसे हम पहले रैखिक समीकरण में बदलेंगे और उसके बाद कैसे इनको सॉल्व करेंगे, ये अध्ययन हमने करना है। तो इसको मैंने उदाहरण के लिए, जो आपकी प्रश्नावली 3.6 है, एक्सरसाइज 3.6 है, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वही उठा रखा है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसी से हम धीरे धीरे सीखेंगे कि कैसे हम इन समीकरणों को, जो रैखिक समीकरण नहीं है, उनको समीकरण में बदलेंगे, रैखिक समीकरण में बदलेंगे और उसके बाद उनको हल करेंगे। तो इसमें जो प्रश्न नंबर 1 दे रखा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को, युग्म मतलब जोड़ा, दो समीकरण होंगे, उनको रैखिक समीकरण के युग्म में परिवर्तित करके पहले उसको रैखिक यानी कि लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, बदलना है और उसके बाद हल करना है। तो जिसका जो पहला भाग है, इसमें समीकरण हमको दे रखी है 1/2x + 1/3y = 2 और 1/3x + 1/2y = 13/6। तो इसको मैं समीकरण नंबर 1 कर देता हूँ और इसको समीकरण नंबर 2 कर देता हूँ। अब जरा देखिए, यहाँ पर जो चर है वो कौन है? x और y है। लेकिन ये जो x है ये कहाँ पर है? हर में है। अब x की घात देखते हैं। x की घात कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब x की घात 1 है। अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, ऊपर ले जाऊँगा तो ये x की घात कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। यानी कि x की घात क्या होगी? ऋणात्मक होगी। ऋणात्मक होगी तो इसको हल कैसे करोगे? वैसे ही यहाँ देखो, y की घात 1 है, इसको ऊपर ले जाएं तो y की घात कितनी हो जाएगी? है -1 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये रैखिक समीकरण तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चर की घात देखो, x की घात भी -1 है, y की घात भी -1 है। अगर ये x ऊपर होता, y ऊपर होता, तो हम तो इसको रैखिक समीकरण बोल सकते थे। लेकिन अब ये रैखिक समीकरण नहीं है। तो इसे हल कैसे किया जाए, इसके लिए हमको थोड़ा यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसा दिमाग लगाना पड़ेगा? 1/2x है, 1/2x है, तो इसका मतलब ये एक तरीके से ऐसा तो है 1/2 गुणा 1/x, क्योंकि 1 से 1 गुणा होगा 1 बनेगा, 2 से x गुणा होगा कितना बनेगा? 2x बनेगा। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, पहले तोड़ के लिखते हैं। कैसे लिखते हैं तोड़ के? देखो, 1/2x है तो इसको 1/2 × 1/x लिख लिया मैंने। बात एक ही है, 1 × 1 यानी कि 1 को 1 से गुणा करोगे 1 ही बनेगा, 2 को x से गुणा करोगे 2x ही बनेगा, प्लस 1/3y को इसी तरीके से लिखेंगे तो 1/3 गुणा 1/y हो जाएगा, बराबर कितना है? 2। ऐसे नीचे 1/3x को हम क्या लिखेंगे? 1/3 गुणा 1/x, धन 1/2y को हम क्या लिखेंगे? 1/2 गुणा 1/y, बराबर कितना है? 13/6। ये हमारी समीकरण 1, ये हमारी समीकरण 2। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर जो 1/x है इसको हम किसी और चर से रिप्लेस कर सकते हैं, और ये जो 1/y है इसको भी किसी अन्य चर से रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ऐसे मान लेंगे, माना 1/x, इसको मैंने मान लिया p, आप a b c d कुछ भी मान सकते हो, और 1/y है, 1/y को मान लिया मैंने q। ठीक है, अब कैसा हो जाएगा? अब हमारी जो समीकरण 1 है वो कैसे बनेगी देखना। 1/2 अपनी जगह रहेगा, इंटू 1/x था, और 1/x को मैंने क्या मान रखा है? p, तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं? p, प्लस 1/3 अपनी जगह रहेगा, गुणा 1/y है, 1/y को मैंने क्या मान रखा है? q, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा? q, बराबर कितना हो गया? 2। ऐसी नीचे 1/3 गुणा 1/x है, इसको मैंने p माना है तो इसकी जगह p, 1/2 गुणा 1/y है, इसको मैंने क्या मान रखा है? q, बराबर कितना? 13/6। अब ये होगी हमारी समीकरण नंबर 3 और ये होगी हमारी समीकरण नंबर 4। ठीक, इतना समझ में आया होगा। अब क्या किया जाए? p को 1 से गुणा करोगे ये बनेगा p/2, धन q को 1 से गुणा करोगे ये बनेगा q/, नीचे 3 रह गया, बराबर कितना हो गया? 2।
ऐसे ही इधर p को 1 से गुणा करोगे p नीचे 3 धन q को 1 से गुणा करोगे q नीचे 2 बराबर 13/6। तो इस समीकरण 3 और ये समीकरण 4 अभी भी ये समीकरण के रूप में नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए? क्योंकि यहाँ नीचे हर में कुछ ना कुछ है, तो ये हर को हमने हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे? देखो, हम लेते हैं एलसीएम यानी कि लॉसो लेते हैं। तो 3 और 2 का लॉसो क्या होगा? 6 होगा। तो उस 6 से इस पूरे समीकरण को गुणा कर देते हैं। यहाँ भी 3 और 2 का लॉसो कितना बनेगा? 6 बनेगा। उस 6 से इस पूरे समीकरण को गुणा कर देते हैं। अब देखना क्या बनेगा ये। जैसे ही यहाँ पर हम 6 से गुणा करेंगे तो ये यहाँ पर क्या आएगा? 6 आएगा और 2 से 6 कट जाएगा कितनी बार? 3 बार। तो ये कितना हो जाएगा? 3p धन अब 6 से गुणा यहाँ पर भी होगा तो 3 से 6 कटेगा कितनी बार? 2 बार। तो 2 से q गुणा हुआ कितना हो गया? 2q बराबर 6 से 2 गुणा होगा कितना हो गया? 12। ठीक, इसको बोल देते हैं समीकरण नंबर 5। आगे को बढ़ते हैं। 6 से गुणा इस समीकरण को भी करना है हमने। तो 6 से जैसे ही गुणा करूंगा तो यहाँ पर 6 गुणा करके लिखूंगा ना, तो 3 से 6 कटेगा कितनी बार? 2 बार। 2 से p गुणा हुआ कितना हो गया? 2p धन 6 से गुणा यहाँ पर भी करेंगे, 2 से 6 कटेगा 3 बार। तो 3 से q गुणा होगा कितना हो जाएगा? 3q बराबर 6 से गुणा यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो जैसे ही यहाँ पर 6 गुणा करूँगा तो ये 6 से ये 6 कट जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 13। ये होगी हमारी समीकरण नंबर 6। अब देखो, ये समीकरण हमने रैखिक बना दिए। p की घात भी 1 है, q की घात भी 1 है। चर बदल गया है, चर कौन हो गए हैं? p और q हो गए हैं। अब इन दोनों समीकरणों को हमने हल करना है। तो अब हल करने के लिए कौन सी विधि लगाई जाए? तो हल करने के लिए इनको सबसे बढ़िया विधि लगाते हैं हम विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड, जो मुझे बढ़िया लगती है। आप इसमें प्रतिस्थापन भी लगा सकते हैं, आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि वज्र गुणन भी लगा सकते हैं। अब विलोपन विधि बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? गुणांक बराबर बनाने पड़ते हैं। अब वो गुणांक चाहे p का हो चाहे q का हो, वो आपके ऊपर निर्भर है। अब यहाँ देखो, p का गुणांक ऊपर 3 है नीचे 2 है, q का गुणांक ऊपर 2 है नीचे 3 है। तो किसी एक को बराबर बना लेते हैं। मैं p का गुणांक बराबर बनाने जा रहा हूँ। तो कैसे बनाऊंगा? ये 3 से नीचे गुणा कर देता हूँ, 3 दूना 6 हो जाएगा। ये 2 से ऊपर गुणा कर देता हूँ, 2 तियां 6 हो जाएगा। तो समीकरण 5 को गुणा कर देते हैं 2 से और समीकरण 6 को गुणा कर देते हैं किससे? 3 से। तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो पूरी समीकरण गुणा होगी। 2 तियां 6 धन 2 दूना 4 बराबर 12 दूना 24। अब इस पूरे को 3 से गुणा करना है, तो 3 से 2 गुणा होगा 6 धन 3 तियां 9 बराबर 13 गुणा 3 कितना हो गया? 39 हो गया। ये हमारी समीकरण है, बन के आ गई इस तरीके से। अब क्या करेंगे? यहाँ पर इसको समीकरण 6 हो गई थी, इसको 7 बोल देते हैं और इसको 8 बोल देते हैं। ये रोमन में लिख रहा हूँ बच्चों में। अब क्या करें? p का गुणांक तो समान हो गया। अब चिन्ह देखते हैं। p का चिन्ह यहाँ पर भी धन है, यहाँ पर भी धन है। जब समान चिन्ह होते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है? घटाना पड़ता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या करने पर? घटाने पर। घटाने पर ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, चिन्ह बदल जाते हैं। प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस। धन के 6p से ऋण का 6p कट गया। अब 4q में से 9q को घटाएंगे तो इतना पता ही है आपको। 9q में से 4q घटेगा 5q आएगा। चिन्ह आता है बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या 9 है, 9 का चिन्ह ऋण का है। ऐसे इधर 24 में से 39 को घटाएंगे तो कितना आएगा? माइनस का 15 आएगा। यह माइनस से माइनस हट गया। q बराबर कितना हो गया? 5 गुणा में था, भाग में चले जाएगा। 15/5, 5 से कट गया कितनी बार? 3 बार। इस q का मान कहाँ पर रखने पर? समीकरण नंबर 7 में या 8 में, आपके ऊपर निर्भर है। तो q का मान समीकरण 8 में रखने पर यहाँ रख देते हैं इस q का मान। तो क्या हो जाएगा? 6p धन 9q था, q की जगह कितना आएगा? 3 बराबर में कितना है? 39। तो क्या बनेगा? 6p प्लस 9 गुणा 3 कितना होता है? 27 बराबर 39। 27 को पक्षांतर करके ले जाते हैं दाईं ओर। इतना तो आता ही है आपको, आगे को हल करना। माइनस का हो जाएगा। 6p बराबर 39 में से 27 घटेगा तो कितना आएगा? 12। तो p बराबर ये 6 भाग में आ जाएगा, 12/6, यानी कि p का मान कितना आ गया? 2। अब हमारा p भी निकल गया और हमारा q भी निकल गया। अब बात आती है, हमने p क्या माना था? p हमने माना था 1/x, क्योंकि हमको आंसर जो लाना पड़ेगा x और y में मान लाना पड़ेगा, क्योंकि जो मूल समीकरण थे x और y में दिए थे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि p बराबर था 1/x, p का मान कितना आया? p का मान 2 आया है, यह है ना, p का मान 2 आया है। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 1/x। अब इसको हल कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 2x बराबर 1 और x बराबर 1/2, ये निकला x का मान। ऐसी q का मान कितना है? 3। q हमने क्या माना था? 1/y माना था। तो हम लिखेंगे q बराबर 1/y। q का मान है कितना? 3 बराबर 1/y। 3 से y गुणा हुआ 3y बराबर 1 और y बराबर ये 3 नीचे आ जाएगा 1/3। तो इस तरीके से
ये x और ये y के मान हमारे निकल गए। तो इन सवालों को बच्चों इस तरीके से हल किया जाता है। आइए इसी क्रम में देखते हैं इसका दूसरा सवाल। जो हमको समीकरण दे रखी है वो क्या क्या दे रखी है, 2/√x धन 3/√y बराबर 2, 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं यहाँ पर, √x का मतलब होता है x की घात 1/2। ये जो रूट है ना, इसका मतलब होता है 1/2 वर्गमूल। ठीक, तो इन समीकरणों को पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, रैखिक समीकरण बनाना पड़ेगा, तभी तो कर पाएंगे। अब रैखिक समीकरण कैसे बनाएंगे, पहले तो दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं। 2/√x धन 3/√y बराबर 2, ये समीकरण नंबर 1। 4/√x माइनस 9/√y बराबर ऋण 1, समीकरण नंबर 2। अब मैंने पिछले सवाल में भी बताया था, उसी तरीके से ध्यान दो। 2/√x है तो इसका मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2 गुणा 1/√x। क्यों, 2 से 1 गुणा होगा 2 ही तो बनेगा, और नीचे क्या आ जाएगा, रूट का x आ जाएगा। तो 2/√x का मतलब हुआ 2 गुणा 1/√x, लिख सकते हैं ना। तो इसको ऐसे ही लिखते हैं, 2 गुणा 1/√x धन 3/√y को क्या लिखेंगे, 3 गुणा 1/√y। ये जो बट्टे में है इसका मतलब 1/√y हुआ है। ठीक, बराबर में कितना, 2। ऐसी 4/√x का मतलब क्या हुआ, 4 गुणा 1/√x माइनस 9/√y का मतलब क्या हुआ, 9 गुणा 1/√y बराबर कितना, -1। ठीक है, तो ये हमारी समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। उसी को तोड़ के लिखा है मैंने, अभी कुछ नहीं लिखा है। अब यहाँ पर किसको क्या माने, तो ये जो 1/√x है इसको हम p मान लेंगे, 1/√y जो है इसको हम क्या मान लेंगे, q मान लेंगे। तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे माना 1/√x बराबर p और 1/√y बराबर q। देखो आप इसको a या b भी मान सकते हो, u या v भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने यहाँ पर p और q मान रखा है। आप स्मॉल a स्मॉल b भी मान सकते हो। अलग अलग राइटर अलग अलग तरीके से यूज़ करते, तो क्या बनेगा, 2 तो अपनी जगह रहा, 1/√x को मैंने क्या माना है, p माना है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, p, तो 2p हो गया। धन 3 अपनी जगह रहा, 1/√y को मैंने क्या माना है, q माना है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, q, तो 3q हो गया, बराबर कितना, 2। ये होगी हमारी समीकरण नंबर 3। 4, 1/√x को क्या माना है, p, तो 4p यानी कि 4p माइनस 9 ऐसे ही रहा, 1/√y को क्या माना है, q, तो 9q हो जाएगा, बराबर में कितना है, -1। ये होगी हमारी समीकरण नंबर 4। अब ये समीकरण रैखिक हैं क्योंकि p और q की घात क्या है, इनमें 1 है। तो अब इनको कैसे हल किया जाए, देखो गुणांक तो बराबर नहीं है, p का गुणांक भी बराबर नहीं है, q का गुणांक भी बराबर नहीं है। एलिमिनेशन मेथड में इसमें लगाने जा रहा हूँ। तो गुणांक बराबर नहीं है तो गुणांक बराबर बनाते हैं। अब किसका गुणांक बराबर बनाए, तो ज़्यादा आसान रहेगा q का गुणांक, क्योंकि 1 प्लस का 1 माइनस का है, जोड़ने पर काम हो जाएगा क्योंकि चिन्ह विपरीत है। तो यहाँ तो q का गुणांक 9 है, लेकिन यहाँ q का गुणांक कितना है, 3 है। तो क्यों ना इस 3 को 9 बनाया जाए। अब इस 3 को 9 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे समीकरण को 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 धन 3 से 3 गुणा हुआ 9 बराबर 3 दूना 6, तो ये समीकरण तो होगी 5। 4 को हमने कुछ नहीं किया था तो ऐसे लिखते हैं, 4p माइनस 9q बराबर -1। ये होगी समीकरण 4। अब गुणांक बराबर बना दिए हैं तो इन दोनों समीकरण को हल करेंगे। क्या करूँगा मैं यहाँ पर, जोड़ूंगा। क्यों जोड़ूंगा, क्योंकि q के जो चिन्ह हैं वो विपरीत हैं, चिन्ह विपरीत है तो जोड़ा जाता है। तो जोड़ेंगे तो 9q से +9q से -9q कट गया। 6p में 4p जोड़ा कितना हो गया, 10p। 6 में -1 को जोड़ोगे तो 6 -1 हो गया, 6 में से 1 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 5। तो p बराबर 10 गुणा में था, भाग में जाएगा, 5/10। 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो p का मान आ गया 1/2। अब ये p का मान हम कहीं पर भी रख सकते हैं, चाहे समीकरण 5 में रखो चाहे समीकरण 6 में रखो, आपकी मर्जी है। तो p का मान हम रख देते हैं, p का मान समीकरण 4 में रखने पर, ये है ना समीकरण 4, तो यहाँ रख दिया मैंने। ये आपके ऊपर निर्भर है, आप कहीं भी रख सकते हो इसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 गुणा p है, p की जगह कितना रखेंगे, 1/2। ठीक, फिर क्या है, माइनस का 9q है, तो माइनस का 9q तो वैसे का वैसे ही आएगा, माइनस का 9q बराबर में कितना है, -1 है। 2 से 4 कट गया कितनी बार, 2 बार। 2 गुणा 1 कितना हुआ, 2 माइनस 9q बराबर -1। अब चारों को एक साथ, अचर को एक साथ, तो 2 को पक्षांतर करके मैं उधर ले जाता हूँ, 2 को उधर ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, -9q बराबर -1। तो अपनी जगह रहा, धन का 2 उधर जाएगा तो ऋण का 2,
-9 क्यू बराबर, ये दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे और चिन्ह माइनस का आएगा। 2 में 1 जुड़ा 3, माइनस से माइनस हटा, क्यू बराबर 9 गुणा में था, भाग में चले जाएगा 3/9। अब ये 3 से ऊपर नीचे कट जाता है, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो क्यू का मान आ गया 1/3, पी का मान आ गया 1/2। अब जरा देखो, हमने पी क्या माना था, 1/√x हमने 1/√x माना था, तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि पी बराबर 1/√x, पी की जगह कितना 1/2 बराबर 1/√x। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √x से 1 गुणा होगा √x और 2 से 1 गुणा होगा 2। देखो √x बराबर 2, हमको तो x चाहिए ना, तो यहाँ पर रूट हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। वर्ग करेंगे तभी ये रूट हटेगा। कहते हैं वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो यहाँ √x का वर्ग होगा, दाईं साइड किसका वर्ग होगा, 2 का वर्ग होगा, वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, तो x बराबर 2 का वर्ग कितना हो गया 4, तो x का मान कितना आ गया 4। अब हमको चाहिए y, वो 1/√y को हमने क्या माना था, q माना था, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि q बराबर 1/√y और q हमारा कितना आया है 1/3 आया है, तो 1/3 बराबर 1/√y। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे इधर √y से 1 गुणा होगा √y और 3 से 1 गुणा होगा कितना आएगा 3। अब लेकिन रूट है, रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा, वर्ग से ही वर्गमूल हट सकता है, तो वर्ग करेंगे तो बाईं ओर हो जाएगा √y का वर्ग, दाईं ओर हो जाएगा 3 का वर्ग, वर्ग से वर्गमूल कटा तो यहाँ बचा y और 3 का वर्ग कितना हो गया 9, तो y का मान कितना आ गया 9, x का मान कितना आ गया 4 आ गया। तो इस तरीके से इस समीकरण को हमने सॉल्व किया। ये था इसका दूसरा क्वेश्चन। देखो बच्चों, अब इसमें जो अगला सवाल है वो मैंने ले रखा है चौथा सवाल। इसमें हमको 2 समीकरण दे रखे हैं, 5/x - 1 1/y - 2 बराबर 2, 6/x - 1 ऋण 3/y - 2 बराबर 1। तो इसको मैं यहीं पर समीकरण 1 कर लेता हूँ और इसको समीकरण 2 कर लेता हूँ। यहीं से इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखो 5/x - 1 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 1/x - 1, क्योंकि 5 गुणा 1 5 ही तो होता है, धन 1/y - 2 है, तो इसको तो अपनी जगह ऐसे ही रहने दो, बराबर में कितना 2। ये समीकरण 1 को लिखा है मैंने एक तरीके से। 6/x - 1 को क्या लिखूंगा, 6 गुणा 1/x - 1, क्योंकि 6 गुणा 1 6 ही तो होगा ना, यही तो आएगा। ऋण 3/y - 2 को क्या लिखूंगा, 3 गुणा 1/y - 2, क्योंकि 3 एकम क्या बनेगा 3, बराबर में कितना हो गया 1। अब इन दोनों समीकरणों को देखो, ये 1/x - 1 को हम कुछ मान लेंगे और इसी प्रकार से ये 1/y - 2 को भी हम क्या कर लेंगे, कुछ मान लेंगे। तो मान लेते हैं 1/x - 1, अब हम p और q करके पढ़ रहे हैं तो यही मानते हैं, इसको p मान लेते हैं और 1/y - 2 को क्या मान लेते हैं, q मान लेते हैं। अब कैसा हो जाएगा, 5 गुणा इसकी जगह क्या आएगा, p आएगा यहाँ पर, तो 5p बनेगा, धन 1/y - 2, ये तो मैंने पूरा का पूरा q मान रखा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा q बराबर कितना हो गया 2। ये समीकरण 3 होगी, नई समीकरण बन गई। ऐसी 6 ऐसी रहा, इसकी जगह कितना आ जाएगा p, तो 6 गुणा p 6p माइनस 3 गुणा q 3q बराबर कितना 1। ये होगी समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 को देखो, ये हमारी रैखिक समीकरण है, इसमें चर है p और q, तो इसको हमने क्या करना है, हल करना है। अब कैसे हल करें, तो उसके लिए सबसे अच्छी मेथड होती है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। तो विलोपन विधि अगर इसमें लगाऊं मैं, तो गुणांक देखने पड़ेंगे, p का गुणांक भी बराबर नहीं है, q का गुणांक भी बराबर नहीं है, लेकिन q का जो चिन्ह है ऊपर क्या है धन और नीचे क्या है ऋण, तो क्यों ना q को ही बराबर बनाया जाए। नीचे q का गुणांक 3 है, तो ऊपर हमको 3 लाना पड़ेगा, ऊपर 3 लाने के लिए मेरे को इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से, तो 3 से 5 गुणा हुआ 15 बनेगा, धन 3 से q गुणा हुआ 3q बराबर 3 से 2 गुणा हुआ 6। ये होगी हमारी समीकरण नंबर 5। समीकरण 4 को हमने कुछ नहीं किया था, तो ऐसे ही लिखते हैं 6p ऋण 3q बराबर 1। ये समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 5 और 6 को लेते हैं और इनको आपस में हल कर लेते हैं। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, क्यों जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि q के गुणांक समान है, q के गुणांक विपरीत हैं, तो जोड़ने से काम बन जाएगा। धन 3q से ऋण 3q कट गया, 15p में 6p जुड़ा 21p, 6 में 1 जुड़ा 7, तो p बराबर 21 गुणा में था, भाग में गया 7/21, 7 से काट दो, 7 एकम 7, 7 तिया 21, निकल गया p। इस p का मान कहीं भी रख दो, चाहे 5 में रखो चाहे 4 में रखो, मैं p का मान 4 में रख देता हूँ। p का मान समीकरण 4 में रखने पर, p का मान समीकरण 4 में रखेंगे तो समीकरण 4 क्या थी, समीकरण 4 थी 6p माइनस 3q बराबर 1। तो 6 गुणा p की जगह कितना रखेंगे, यहाँ पर अब p की जगह रखेंगे 1/3 माइनस 3q बराबर 1। 3 से 6 कटेगा 2 बार, 2 गुणा 1 हो गया 2, ऋण 3q बराबर 1,
धन का 2 जाएगा उधर, तो धन का 2 उधर जाएगा तो ऋण का 2 बन जाएगा। तो 3 क्यू बराबर क्या हो जाएगा 1, धन का 2 उधर गया ऋण का 2, तो ऋण 3 क्यू बराबर 1 में से 2 घटेगा ऋण 1 बनेगा, माइनस से माइनस हटा, क्यू बराबर ये 3 गुणा में भाग में आ जाएगा, क्यू का मान आ गया 1/3। क्यू भी निकल गया और पी भी निकल गया। अब देखो हमने माना क्या था, हमने पी को माना था 1/x-1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि p बराबर 1/x-1, तो p की जगह कितना रखेंगे 1/3, क्योंकि हमको आंसर तो x और y में निकालने पड़ते हैं ना, जो मूल समीकरण दिया होता है उसमें जो चर होता है उसमें निकालने पड़ते हैं। मूल समीकरण ये था, इसमें चर क्या है x और y है, तो आंसर x और y में ही निकालने पड़ेंगे। अब कैसे हल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऐसे, x-1 से 1 गुणा होगा यही आएगा, 3 से 1 गुणा होगा 3, ऋण 1 को ले जाओ उधर, ऋण 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो क्या बनेगा x बराबर 3, ऋण का 1 उधर गया धन का 1, 3 और 1 कितना हो गया 4, तो x का मान कितना आ गया 4। अब हमने निकालना है y, तो y कैसे निकालें, हमने 1/y-2 को q माना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे q बराबर 1/y-2, q की जगह मान रखते हैं 1/3 बराबर 1/y-2, ये ऐसे गुणा ये ऐसे गुणा, y-2 से 1 गुणा होगा y-2, 3 से 1 गुणा होगा 3, -2 को उधर ले जाओ, -2 उधर जाएगा तो प्लस का 2, और 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया, 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया, तो y का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो इस तरीके से ये समीकरण हमारा सॉल्व होगा। देखो बच्चों, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जब हम p को उसके बराबर रखते हैं जो हम जिसको हमने p माना था, तो वहाँ से एक नया समीकरण भी बन सकता है। हो सकता है यहाँ से आपका ऐसा बन के आ जाता है x-y बराबर 6, और q को उसके बराबर रखते तो हो सकता है यहाँ से ऐसा आ जाता, तो x धन y बराबर 8। तो इसको आपको क्या करना पड़ता है, इसको समीकरण 6 मानना पड़ता, इसको समीकरण 7 मानना पड़ता, और इनको फिर से आप विलोपन विधि लगा के हल करेंगे और x और y के मान निकालेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है आगे कोई इस प्रश्नावली में ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। ये मैंने आपको एक आइडिया दिया है। तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ मैं आपसे कि प्रश्नावली 3.6 को सॉल्व करेंगे। बेसिक आइडिया जो होता है कि किस तरीके से समीकरणों को रैखिक समीकरणों में बदला जाता है, ये मैंने आपको दे दिया है। तो आप लोग प्रश्नावली 3.6 को बनाइए। आज के लिए इतना बहुत है।